दिन से सावन की शुरुआत हुई है, उसी दिन से लेकर आज तक गुड न्यूज टुडे पर हमने आपको कांवड़ यात्रा से लेकर महादेव की भक्ति के तमाम रंग दिखाए हैं। कल सावन की शिवरात्रि है, तो देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद लेने का सबसे विशेष दिन। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कल के लिए आज आपको क्या खास तैयारी करनी चाहिए। जलाभिषेक और पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, इस बार सावन शिवरात्रि पर कौन कौन से योग बन रहे हैं। मान्यता यह है कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की उपासना और पूजन का अक्षय यानी कि कभी खत्म न होने वाला लाभ मिलता है। शिवरात्रि के लिए भोले के भक्तों में भारी उत्साह है और हर ओर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिव भक्ति में रमे कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने इलाके के शिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि कल सुबह महादेव का जलाभिषेक कर सके। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए शहर शहर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ओम नमः शिवाय। सावन के शिवरात्रि के लिए सज गए हैं भगवान भोलेनाथ के धाम। बस शुभ घड़ी का है इंतजार। कल सावन की शिवरात्रि है और शिव भक्तों का उत्साह उमंग चरम पर है। गली गली बम बम भोले की गूंज है, तो पूरी कांवड़ यात्रा में हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सावन शिवरात्रि का पावन पर्व सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि 23 जुलाई बुधवार को है। महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि देवों के देव महादेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। वैसे तो पूरे सावन महीने में हर दिन शिव पूजा की जाती है, लेकिन सावन शिवरात्रि विशेष फलदायी होती है। इस दिन शिव भक्त महादेव को जल चढ़ाते हैं और सुख समृद्धि शांति के लिए रुद्राभिषेक कराते हैं। देखिए, सावन की शिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि सावन का महीना शिव जी को समर्पित है और जब समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष पी लिया तो इतनी ज़्यादा ताप निकलने लगा उनके शरीर से कि उन्हें खूब जल चढ़ाया गया। तो ये ऋतु, ये महीना शिव जी को समर्पित हो जाता है। शिवरात्रि सावन में हर महीने पड़ती है, तो 1 फरवरी वाली जब शिव पार्वती का विवाह हुआ, दूसरा यहाँ पे ये शिवरात्रि क्योंकि सावन मास में होने की वजह से इसका महत्व तो बढ़ जाता है। निश्चित तौर पर यह शिवरात्रि इस बार ऐसे संयोग भी लेके आई है जहाँ आपको काल सर्प से लेके राहु दोष तक से मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है कि अगर सावन शिवरात्रि पर विधि विधान से महादेव का अभिषेक कर लिया जाए तो फिर धन संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही विवाह में आ रही अड़चन भी दूर हो जाती है। देखिए, भगवान शिवरात्रि का ये जो पर्व है, ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन का अवसर कहलाता है। भगवान शिव पार्वती के विवाह का सारा संयोग ही आज के दिन बना है। जिन लोगों को पूरे मास में अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, आज उनकी पूजा करने से भगवान शिव आपको कल्याण का आशीर्वाद देते हैं, मन की इच्छा आपके पूर्ण करते हैं, मनोकामना सिद्ध होती है। इस साल सावन की शिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर मालवीय राजयोग से लेकर गज केसरी योग, नव पंचम योग और बुधादित्य योग बन रहे हैं। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में सावन शिवरात्रि के दिन शिव उपासना तमाम कष्टों को हरने वाली होगी। देखिए, सबसे बड़ा योग इस बार बन रहा है आर्द्रा नक्षत्र। सुबह 5 बज के करीब शुरू हो रहा है और शाम के 5:54 पे ख़त्म हो रहा है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, ओस की बूंद कहा गया है और बारिश में होता क्या है, सिर्फ बूंदें ही गिर रही होती हैं। तो इस नक्षत्र में शिव जी को चढ़ाया गया हुआ जल अमृत समान होगा, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा है, राहु का नक्षत्र, तो राहु शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ दिन कहा जाएगा। निश्चित तौर पर नमः शिवाय का पाठ करें और जलाभिषेक करें। सावन शिवरात्रि पर अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए भक्त तैयारियों में जुटे हैं। महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़िए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं।
और कल सावन शिवरात्रि पर अपने आराध्य का गंगाजल से अभिषेक करेंगे। कल भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ ही ये कांवड़ यात्रा पूर्ण होगी। कल की पूजा पूरे दिन की जा सकती है क्योंकि चतुर्दशी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सावन मास में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, पूरे दिन मिल रही है। लेकिन बेहतर समय है सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 6:30 के बाद शाम के 5:54 का। इस दौरान तमाम योग, अभिजीत योग में भी आप पूजा कर सकते हैं जो कि 11:40 से रहेगा। शुभ संयोगों वाली शिवरात्रि मनाने के लिए तैयारियां पूरी है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, देवघर, पटना, सब जगह जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त उमड़ेंगे। इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखने के साथ शिवालयों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। बड़े संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, कावड़िए यहाँ पर आ रहे हैं। कोई जल अर्पण करने आ रहा है, कोई दर्शन करने आ रहा है, कोई नदी में स्नान करने आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई है। हमारे इंतजाम हम लोगों ने अच्छे करे हैं। सभी अधिकारी अपने ड्यूटी स्थल पर है और सभी जितने श्रद्धालु आ रहे हैं और जितने कावड़िए आ रहे हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम को देखते हुए पर्याप्त जल का सेवन करें और उसके अलावा अगर कोई समस्या है तो नज़दीक में जो भी हमारा बूथ है, सहायता केंद्र है, उस पर बात कर सकते हैं या पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को वो अपनी समस्या अवगत करा सकते हैं। कल सावन शिवरात्रि पर यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने कल छुट्टी का ऐलान किया है। यहाँ कल सभी स्कूल और दफ्तर बंद रहेंगे। आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में शिव और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद हेलीकॉप्टर से शिव और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की। ये दिव्य दृश्य देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे और हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष से अयोध्या गूंज उठी। आज देश के अलग अलग शहरों से कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग दिखे। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में LKG में पढ़ने वाली 4.5 साल एक नन्ही शिव भक्त कांवड़िया भी पहुंची। ये नन्हे शिव भक्त अपने परिवार के साथ हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर मेरठ औगरनाथ मंदिर के लिए पैदल कांवड़ यात्रा कर रही है। उम्र कितनी है आपकी? 4। आप कांवड़ लाए हो, क्यों लाए हो? भोले बाबा के लिए। और कुछ मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा। आप पैदल ही आ रहे हो, ठीक है नहीं? में दर्द हो? नहीं, गाड़ी है। गाड़ी है, आप पैदल चल रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये 4.5 साल की पैदल ही आ रही है ये। हाँ। कुछ मन्नत मांगी है बच्ची ने आपकी? नहीं, भोले बाबा के लिए ला रही है। पहली बार? नहीं, पहली बार पैदल, उससे पहले गाड़ी से। परेशानी हुई? कहाँ जाएंगे आप? जल कहाँ से उठाया आपने? हर की पौड़ी हरिद्वार से। कहाँ चढ़ाएंगे? मेरठ औगरनाथ मंदिर। मुजफ्फरनगर में अनोखी कावड़ों की अब भी धूम मची है, जो नए नए संदेश देती नजर आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ राष्ट्रवाद का संदेश देती हुई भी पहुंची। इस झांकी में एक ओर ब्रह्मोस मिसाइल है तो दूसरी ओर आकाश मिसाइल की झलक। इस विशेष झांकी को तैयार करने में करीब 6 लाख रुपए लगे हैं। झांकी के साथ चल रही कांवड़ टोली के सदस्यों का कहना है कि झांकी के जरिए वो लोगों को राष्ट्रवाद संदेश देना चाहते हैं। हरिद्वार से दिल्ली के लिए चली कांवड़ियों की एक टोली 12 फीट के महाकाल को अपने साथ लेकर चल रही है। कांवड़ियों ने बताया कि हर साल महादेव के अलग अलग रूपों के साथ कांवड़ यात्रा करते हैं। हर हर महादेव के जयकारे के साथ ये कांवड़ लेकर चले थे। अब जल लेकर लगभग अब उनकी यात्रा पूरी होने वाली है, लेकिन कल का इंतजार करें क्योंकि बुधवार को शिवरात्रि है और चाहते हैं कि शिवरात्रि को ही जल चढ़ाया जाए। इस बार लगभग 12 फीट के महाकाल लेकर आए हैं और कह रहे हैं अगली बार कुछ इससे अलग और इससे ज्यादा भव्य होगा।
दिल्ली का एक ग्रुप महादेव की कांवड़ में कालका माता की तस्वीर लेकर चल रहा है। इस टोली के कांवड़ियों का कहना है कि उनके लिए मां सबसे ऊपर है। ये बता रहे हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो कालका माता को ये कुल देवी मानते हैं और इसी वजह से आप इनकी कांवड़ में कालका माता का फोटो देखेंगे, जो कि अमूमन आपको किसी कांवड़ में देखने को नहीं मिलती। का कहना है कि माँ सबसे ऊपर है, उनके बिना हम कोई काम शुरू नहीं करते। तो सावन में कांवड़ के महीने में सिर्फ भोलेनाथ को ही नहीं, लोग अपनी कुल देवी कालका मैया के नाम की भी जो भक्ति शक्ति है वो दिखा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और महादेव की भक्ति के बाद अब देश की सेनाओं की शक्ति की करेंगे। आज देश की सेना की ताकत और बढ़ गई है। सेना को दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर मिला है। अमेरिका ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत को सौंप दी है। अमेरिका के साथ ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स की डील हुई है, जिसके तहत आज 3 हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। इन्हें पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। अपाचे वैसे यूं तो कई खूबियों से लैस है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आसमान में उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। आखिर क्यों, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा हो गया। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। तीनों हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव AN-124 विमान के जरिए अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया। अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में की जाती है। ये हेलीकॉप्टर सेना की आक्रामक क्षमता और टोही अभियानों को बड़ी मजबूती देंगे। नए अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होंगे और इन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में गेम चेंजर साबित होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगी जो गन है, जो मिसाइल है, वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ी जैसे बड़े टारगेट को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। आज 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे हैं, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरहद पर राजस्थान में तैनात होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया के सबसे घातक एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। ये हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। ये दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर हमला करने में माहिर है। अपाचे की आधुनिक तकनीक इसे दिन के साथ रात में भी हमला करने के लिए सक्षम बनाती है। घातकवार की बेमिसाल तकनीक की वजह से अपाचे को आसमान में उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। एंटी टैंक वॉरफेयर में यह हेलीकॉप्टर बेहद अहम साबित होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर है, इससे जो है इंडियन आर्मी का जो टैंक के खिलाफ एंटी टैंक वॉरफेयर या मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में जो इनकी कैपेबिलिटी है, इसमें बढ़ोतरी होगी। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये इसमें एक 30 मिलीमीटर की गन है, जिसकी में से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में इसे 300 राउंड लेके चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें 70 mm के रॉकेट्स हैं, जो कि तकरीबन 76 रॉकेट्स इसमें आप लगा सकते हैं, और ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है दुश्मन के टारगेट्स पे। अपाचे की खूबियों की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर आधुनिक टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, जो दिन रात और हर मौसम में लक्ष्य का सटीक डेटा मुहैया कराता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि सुरक्षा, टोही और शांति अभियानों में भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन नेविगेशन सिस्टम है, जो सेना की आक्रामक क्षमता को बढ़ाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 500 किलोमीटर तक है। इसका वजन करीब 10,433 किलोग्राम है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये करीब 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये नवीनतम कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस है। इस हेलीकॉप्टर से हेलफायर और स्टिंगर मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक हमला करने में सक्षम है। ये 60 सेकंड में 128 टारगेट पर निशाना साधकर उन्हें ध्वस्त कर सकता है। इसमें हेलफायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि टैंकों के खिलाफ है। इसमें 16 तक के मिसाइल आप लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड
जो कि इंफ्रारेड से टारगेट्स ढूंढने में मदद करता है। इसमें 360 डिग्री का एक रडार है जिसमें पूरा 360 डिग्री कवरेज मिलता है और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है। एवियोनिक्स इसके अच्छे है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसकी क्षमता जो है वो बहुत ही अच्छी है। आर्मी की एविएशन कोर में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से सेना को फ्रंट लाइन ऑपरेशन में मदद मिलेगी। युद्ध में ये आर्मी स्ट्राइक कोर के हमले को एविएशन कवर देते हुए उसे और खतरनाक बनाएगा। ये हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान घायल हुए सैनिकों को बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत है कि इसे दुश्मनों का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ पाता। इसकी वजह है हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता। अपाचे हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक लॉन्गबो रडार लगा हुआ है जिससे ये नौसेना के लिए भी मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब दोनों देशों के बीच भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील हुई थी। इसके तहत पहली खेप में भारत को 3 अपाचे मिले हैं। बाकी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर इस साल के अंत तक सेना को मिल जाएंगे। इस सौदे से पहले भारतीय वायुसेना पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुकी थी। वो सौदा 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग कंपनी के साथ हुआ था। अपाचे हेलीकॉप्टर की जो मारक क्षमता है वो कई मायनों में बेजोड़ है। दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर से माना जाता है जो कि युद्धक हेलीकॉप्टर के तौर पर दुश्मन के खिलाफ काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान सरहद पर भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और इस वक्त जब दोनों ही सरहद चीन और पाकिस्तान पर तनाव है, भारतीय सेना के लिए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में जिनकी संख्या 6 हो जाएगी वो एक कारगर हथियार के तौर पर काम करेगा दिल्ली से जीतने की। और अभी आपको एक अनोखी ट्रेन के सफर पर लिए चलते हैं मुंबई। और मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में मशहूर वन रानी टॉय ट्रेन 4 साल बाद फिर से पटरी पर लौटी है। 2021 में ये ट्रेन बंद कर दी गई थी लेकिन अब अपने नए रंग रूप में पूरी तरह से तैयार है। वन रानी की वापसी न केवल मुंबई की सांस्कृतिक विरासत को संजोएगी बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी और नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ने का एक प्रयास भी है। इतिहास के पन्नों से वन रानी नाम की इस टॉय ट्रेन की फिर बाहर आने की तैयारी है जो कभी 47 साल तक मुंबई की मशहूर संजय गांधी नेशनल पार्क में बिछी रेल पटरियों पर पूरे शान से चक्कर लगाया करती थी। दो 2021 में आए चक्रवात की वजह से वन रानी की रफ्तार पर विराम लग गया था। करीब 5 दशक तक 106 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सैलानियों को सैर करवाने वाली वन रानी के पहिए रुक गए थे जिसकी वजह से गगनचुंबी इमारतों के बीच राष्ट्रीय उद्यान की पहचान कुछ फीकी सी पड़ गई थी। हालांकि मुंबई की इस पहचान को नए अंदाज में दोबारा पटरियों पर उतारने की तैयारी है। करीब 50 साल तक डीजल से चलने वाली ये टॉय ट्रेन अब बिजली से दौड़ेगी। कि ये है टॉय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो इस समय मुंबई के बोरीवली स्थित नेशनल पार्क में आकर खड़ी हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। अहमदाबाद से स्पेशली इसे बनवाकर लाया गया है। वन रानी इसका नाम है और इससे पहले भी वन रानी दौड़ा करती थी नेशनल पार्क में, लेकिन पिछले 3-4 सालों से किसी वजह से बंद हो चुकी थी, लेकिन अब फिर एक बार दौड़ने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छा रूप इस वन रानी को दिया है। इस नई टॉय ट्रेन को पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से भी तैयार किया गया है। इस दौर में भी वेस्टरडोम कोच वाली टॉय ट्रेन में ऐसे पंखे, बेहतरीन वेंटिलेशन के लिए कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां दी गई हैं, जो जरूरत पड़ने पर खुल भी सकती हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क की खूबसूरती को निहारने के दौरान म्यूजिक के लिए रेडियो की भी व्यवस्था की गई है। पहले चलते हैं उस कोच में जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया गया है।
ये देखिए काफी तमाम लोग यहाँ पर बैठेंगे। 4 कोच वन रानी के इस इलेक्ट्रॉनिक टॉय ट्रेन में लगाए गए हैं और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 20 लोग जो हैं एक बार में बैठ सकते हैं। एसी तो नहीं लगी है क्योंकि पर्यावरण जब घूमना है तो एसी की क्या ही आवश्यकता है, लेकिन पंखे यहां लगे हुए हैं और गाने भी बजते रहेंगे। और ये कांच खोलकर जितने भी बच्चे बड़े हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ बैठेंगे वो बकायदा सफारी का मजा ले पाएंगे। जी हाँ, ऐसे 4 कोच लगाए गए हैं और लगभग मुझे लगता है कि एक 2-2.5 किलोमीटर का स्पीड जो है 2-2.5 किलोमीटर की फेरी ये जो टॉय ट्रेन है वो लगाने वाली है और 20 मिनट के भीतर वापस से अपने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाएगी। ऊपर जरा देखें, बकायदा अच्छा खासा कांच लगाया गया है, यानी हरित जितनी भी चीजें हैं वो लोग देख सकते हैं, पर्यावरण का पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई जैसे बड़े और व्यस्त शहर में वन्यजीव गुफाएं, ट्रैकिंग, ट्रेल्स और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघ, तेंदुए, हिरण, बंदर और कई तरह के पक्षियों के दर्शन हो जाते हैं। टॉय ट्रेन के कोच की बाहरी दीवारों पर भी उन जानवरों की तस्वीरें लगी हैं जिनके अक्सर देखने की संभावना रहती है। नेशनल पार्क जब से बना है तब से वन रानी पटरी पर दौड़ रही है, लोग इसमें बैठते हैं और आसपास जितने भी वो जानवर जिनसे कोई खतरा नहीं है उन्हें बकायदा देखते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर तस्वीरें लगाई गई है वन रानी के इस कोच में। देखें जो भी जीव जंतु पक्षी इस समय नेशनल पार्क में उपलब्ध हैं उन सारे ही जानवरों की तस्वीरें जो हैं इन 4 कोच में लगाई गई हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा काम इसका बचा है और जो जानकारी है उसके हिसाब से आने वाले अगस्त महीने में वन रानी फिर से एक बार नेशनल पार्क की जान शान बनेगी और फिर से एक बार लोग इस पर बैठेंगे। सिर्फ वन रानी का ही कायाकल्प नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए लगभग 2 किलोमीटर के मार्ग पर फिर से नई पटरियां बिछाई गई हैं। पूरे ट्रैक पर 15 पुलों का भी नए सिरे से निर्माण किया गया है ताकि जंगल सफारी पर जाने वाले सैलानियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव हो सके। ये जो वनरानी है या जो हमारी टॉय ट्रेन है ये संजय गांधी नेशनल पार्क में चल रही है। पुरानी वाली तो डीजल पे थी, लेकिन अभी हम लोग सब लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे पास में ही होगा। तो एक जो बोलते हैं ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में ये चलेगी। इसमें 4 बोगी है, एक बोगी की कैपेसिटी 20 पीपल की है। तो इसमें टोटल एक समय में 80 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और टोटल इसका जो ट्रैक है 2.3 किलोमीटर्स है। एक बार अगर ट्रेन चलेगी तो 20 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगी। पर राउंड 20 मिनट्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमको लगता है कि एक 10 मिनट का ब्रेक जो लोगों को चढ़ने उतरने के लिए ऐसा दिया तो 8 से 10 राउंड हम लोग दिन में कंडक्ट कर सकते हैं। साफ है कि वनरानी की वापसी न केवल मुंबई की सांस्कृतिक विरासत को संजोएगी बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। इस दौरान नई पीढ़ी को भी प्रकृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।